नमस्ते। लिखना तुम मेरी जवानी पर लिखना, लिखना तुम मेरी जवानी पर लिखना, दर्द में सुलगती मेरी कहानी लिखना। लिखना तुम मेरी जवानी पर लिखना, दर्द में सुलगती मेरी कहानी लिखना। खुशियाँ न थीं जहाँ, अपने न थे जहाँ, ढूँढती सुकून को वो मेरी ज़िंदगी। ऐसी तरसती मेरी आँखों का पानी भी लिखना। ऐसी तरसती मेरी आँखों का पानी भी लिखना। लिखना तुम मेरी जवानी पर लिखना। जी हाँ, कभी-कभी ऐसे हमारे मोड़ आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हमारा बचपन, हमारी जवानी कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें छोड़ देता है, जिनकी वजह से हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है आगे ज़िंदगी जीने में। कुछ ऐसे दुःख, ऐसा ट्रॉमा दर-बदर हमारे साथ चलता रहता है और हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी आ जाता है। माँ-बाप, बच्चे, कहाँ, कौन, किस तरीके से इस ट्रॉमा और इस दुःख भरी ज़िंदगी के साथ आपस में मिलता है, जुलता है, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़िंदगी में कौन-कौन इस तरीके की मुश्किलों का सामना करता है और हमें कौन इस ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है, इन सारी बातों को हम आप डिस्कस करने के लिए, आज इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है मिसेस अमरीन जैदी को, जो हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करेंगी, इस ट्रॉमा के बारे में बात करेंगी। मिसेस अमरीन जैदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हिंद इंदु, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं आपका एक परिचय पहले हमारे ऑडियंस के साथ मैं कराना चाहूँगी कि मिसेस अमरीन ज़ैदी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ़ हैं, एक प्रसिद्ध कॉलमनिस्ट एंड राइटर भी हैं। आपकी पहली पुस्तक द वॉरियर विडोज़, जो पिछले महीने ही हिंदी में रिलीज़ हुई है, व्यापक रूप से प्रशंसित और सराही जा रही है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पुस्तक में चित्रित इन बहादुर महिलाओं की कहानियों से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक प्रोत्साहन का संदेश आपको दिया और आपको इस पुस्तक का हिंदी वर्ज़न लिखने के लिए कहा, जो आपकी पुस्तक के साथ ऐसा एक हिस्सा रहा है। एक कॉलमनिस्ट, एक स्तंभकार के रूप में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में उन मुद्दों पर निडरता से लिखती हैं, जिनमें तत्काल रूप से ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक पत्रकार के रूप में, एक मीडिया पर्सन के रूप में आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों के विस्मृत नायकों और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से संबंधित जमीनी कार्य के लिए भी प्रशंसा और कोई कई पुरस्कार आप जीत चुकी हैं। आप दुनिया की पहली ब्लॉग पत्रिका ब्लॉगर्स पार्क के मामले में पहली बार संस्थापक और संपादक के रूप में भी रही हैं। सीएसआर की दुनिया में भी आपने काफ़ी काम किया है और एक आपका उद्यम जो द चेंज मेकर्स पाया गया, जो कॉरपोरेट जगत और लाभार्थियों के लिए भी एक वेब प्लेटफॉर्म है। आप सशस्त्र बलों की विधवाएं और अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और काफ़ी कल्याणकारी संगठन जो इस सहयोग में कार्य करते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इतने सम्मान और इतने पुरस्कार जीतने के बाद आपने मेरा जो एक इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत थैंक यू मिसेस जैदी। इसमें थैंक यू की ज़रूरत नहीं है इंदु, बिकॉज़ ये हमारा सिस्टरहुड है। वी जी, बिलॉन्ग हमारा हमारे खून का रंग जो है ऑलिव ग्रीन है, तो हमें वो यस, जोड़ता है। तो इसमें तो हम दोनों मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें उतना अच्छा। थैंक यू बिल्कुल। फॉर कॉलिंग मी। जी। सो मिसेस ज़ैदी, हम कुछ ऐसी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं जो हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हैं और मैं अगर कहूँ कि भावनाओं के साथ जुड़े हैं तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा पूरा संसार या हमारा जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जो भी हमारे कार्य क्रिया होती हैं, क्रियाकलाप हैं, उन सब में कहीं न कहीं हमारे इमोशंस इन्वॉल्व्ड होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके इमोशंस में जहाँ चेंज आया, जब आपने बुक लिखने का फैसला किया, जो आपका किताब का सफ़र है, वो कैसा रहा?
और उसमें कहाँ-कहाँ आपको कुछ चोट, कुछ आघात लगे, कुछ ऐसी बातें लगीं जिनको आपको लगा कि ये ऐसे ट्रॉमा हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी अंदर तक झकझोर देते हैं? इंदु देखो, एज अ वाइफ तुमने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही शादी होके हम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनते हैं, तो जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं आवा की होती हैं, हमारी सीनियर लेडीज़ हमें बताती हैं इस चीज़ के बारे में, एक्सपोजर हमें मिलता है कि वीर नारियां हैं, बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं, इनके लिए कितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं और हम कैसे कंट्रीब्यूट करते, हमारी लर्निंग वहीं से शुरू हो जाती है। सफ़र बिल्कुल, हमारा जो होता है, क्योंकि हम एक मतलब मैं एटलीस्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली सिविलियन बैकग्राउंड से आई थी, मतलब मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। फ़ौज में तो कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या है। और बट हाँ, शादी से पहले हस्बैंड ने ज़रूर वो कर दिया था कि भाई फील्ड एंड पीस पोस्टिंग्स आएँगी, यू हैव टू बी यू नो अवेयर, और काफ़ी ऐसे मौके होंगे कि चीज़ें तुम्हें खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। टीडीज़ आ जी, जाएँगी, कोर्सेज़ आ जाएँगे, वो सब होगा। तो हाँ कहने से पहले सोच लो। मैं तुम्हें पूरी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, बिकॉज़ ये नहीं कि उस टाइम इमोशंस में आके या पेरेंट्स के उसमें आके आप यस कह दें और वो सब कुछ हो जाए। और बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, और कोई डाउट नहीं था इंदु उस टाइम दिमाग में, मना करने के लिए या कुछ करने के लिए। हो गया, और डे 1 से ही अ, बहुत ही नई-सी दुनिया थी, एक एक अलग ही वर्ल्ड में हम आ गए थे। और सबसे बड़ा चेंज मैंने जो अपने अंदर देखा कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता बदल गया। हुँ, है ना? तो वो एकदम से आपको लगने लगता है कि योर कंट्री कम्स फर्स्ट। ये सबसे पहले आप अपने हस्बैंड से सीखती हैं। आप रेजिमेंट में जिसमें हैं, सीनियर्स, जूनियर्स सबके जज़्बे को देख के, है ना? जो उनका होता है जिस तरह का था, तो इट इज़ नो लॉन्गर यू अलोन, इट इज़ अबाउट एवरीवन, है ना? पूरी करेक्ट, एक देश के बारे में बात आने लगती है। बात आती कंट्री कम्स फर्स्ट, है ना? देश सर्वोपरि एक चीज़ जो होती है, वो एक उसकी सील लग जाती है। वो हुँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन लगता है, ये फ़ौज का जो कल्चर है ना? हमारे जो हाँ जी, इथॉस हैं, वो हमें ऑटोमैटिकली वो हमारे अंदर आ जाते हैं। सबको देख बिल्कुल। के, एनवायरनमेंट में रह के, है ना? हम कितना सेफ फ़ील करते हैं। इंदु मैं तो कहीं अगर ट्रैवल भी कर रही हूँ और मुझे कहीं कोई जवान मिल जाए यूनिफ़ॉर्म में, दूर से वॉक कर रहा है, तो मुझे लगता है अरे! आई विल बी चेहरे पे सेफ अगर स्माइल आ जाती है। है ना? इस फ़ख्र की बात होती है। ये होता है कि हाँ, कुछ होगा तो भैया हैं। भैया है है, ना? के ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अगर कुछ होता है तो। तो वो एक करेक्ट, बहुत फ़ख्र की बात है, और बस वहीं से फिर ये एक्सपोज़र्स शुरू हुए, वॉर विडोज़ से काफ़ियों से मिली, उनके लिए काफ़ी स्कीम्स जैसे चलाते हैं हम लोग वेलफेयर सेंटर्स में। तो तब जी। लगा था कि अरे! इनके लिए करना चाहिए। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा टच कर गया था दिल को, पता नहीं क्यों। तो उस टाइम बहुत यंग थी, तो किताब के बारे में नहीं सोचा था, ये सोचा था एक वेबसाइट बनाऊँगी, ओके, warwidows.com, अभी भी वॉव! नाम याद। हाँ, हुँ, और ताकि जो भी ऐसी विडो है, कहीं भी है, तो वो हुँ, एटलीस्ट वेबसाइट पे आए, अपनी उसको जो भी प्रॉब्लम है वो डाले और हम उसकी हेल्प कर पाएँ। उस तरह करेक्ट, का वो जज़्बा था। और जैसे हुँ, और फिर मैं लिखने की तो हमेशा से शौकीन थी, मेरी मदर भी राइटर थीं, तो कुछ भी ऐसा होता था या कहीं से आती थी जो थोड़ा-सा हल्का-सा चीज़ें इमोशनली आपको वो कर देती हैं, कहीं न कहीं छू जाती हैं, आई यूज्ड टू राइट देम डाउन। करेक्ट, लेकिन फिर वही पोस्टिंग्स, कोर्सेज़, बच्चे, है ना? लाइफ़ हैपेंस, आपका अपना करियर, हर चीज़ होती है, फैमिली, पेरेंट्स, इन-लॉज़, चलता रहा, होता रहा चीज़ें। तो करते रहे अपना। जहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वाइफ़्स का भी बहुत क्रूशियल रोल होता है फ़ौज में। और फिर उसके बाद मैं कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले अयोध्या गई थी। मैं अयोध्या को अपनी कर्म भूमि कहती हूँ। ओके, मैं बहुत ही फ़ख्र से कहती हूँ उसको अपनी कर्म भूमि, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी में किसी एक लेक्चर के लिए मुझे बुलाया था वीसी ने, अवध जी, यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा ठीक है, और अयोध्या जाने का मौका मिल रहा था। है ना? हुँ, वो मुझे लगा ये ऊपर से कुछ वो है। मतलब हम देखो जब फ़ौज में आते हैं वी लीव रिलिजन बिहाइंड, है ना? करेक्ट, रिलिजन करेक्ट, हमें मैटर नहीं करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैंने वीसी सर से, उनकी पीएस से बस एक रिक्वेस्ट डाला था। मैंने कहा सर अगर हम उस डिस्ट्रिक्ट की वॉर विडोज़ को बुला लें,
तो प्लीज़ कंसिडर दिस करके ऐसे एक छोटी-सी ईमेल डाल दी थी। फ़ौरन फ़ोन आया कि हाँ मैम, आप बताइए कितनी है? और उस ओके। टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था हाँ। कितनी। तो मैंने कहा, सर प्लीज़ गिव मी 2 डेज़, आई विल गेट बैक टू यू। हुँ। और वहाँ जल्दी से मैंने कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा किए, पता किया, वहाँ पे बात की, जो भी ऑफ़िसर्स थे, स्टेशन कमांडर थे, वो सब थे, तो पता चला कि वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट, वो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे 22 और विडोज़ थी, ओके। इमेजिन। हुँ। तो मैंने कहा अब मुझे उनके नंबर्स चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो फिर उन्होंने एक जेसीओ है, उनका नंबर दिया, रिटायर्ड, मतलब एज्ड जेसीओ, बट मतलब वो खुद उनकी कोई मदद कर दे, लेकिन इतने फुल ऑफ एनर्जी थे, वो इतना उनके अंदर जज़्बा था कि वो 22 लेडीज़ को उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, उनके फाइनेंशियल जो डीलिंग्स होती है ना, जैसे चेंजेस आ जाते जी, हैं कुछ-कुछ, जी। तो सारे वो अकेले डील करते थे। तो जब वो नंबर उन्होंने मुझे भेजा, तो उन जेसीओ के नाम के आगे लगा ल लिखा था ऑल इन वन। तो ऑफिसर्स उस रिटायर्ड जेसीओ पे इतना ज़्यादा सारे डिपेंड करते करते थे। कि जी। मतलब सबका सारा इनका यही देखते हैं। उनसे बात की, ही वाज़ वेरी वेरी हैप्पी कि मैम हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, हुआ नहीं है, और मैं बिल्कुल लेके आऊँगा, बस आप थोड़ा कन्वेंस-वन्वेंस का कर दीजिएगा इंतज़ाम। फिर मैंने एक-एक लेडी से उनका नंबर लेके बात की खुद, कन्विंस किया, उसमें एज्ड लेडीज़ भी थीं। अब इंदु मेरा पूरा वो जो इवेंट था ना, उसमें और भी बहुत बड़े-बड़े लोग आए थे, उनकी भी स्पीचेज़ थी, सब कुछ थी, एंड बहुत ही ग्रैंड वो प्रोग्राम था। मेरी नज़रें जो थी ना, वो इनकी गाड़ी उन्हीं कब आएगी, विडोज़ कब आएँगी, वहाँ पे थी। मैं ऑडिटोरियम के गेट पे जाके खड़ी हो गई। वो हुँ। धीरे-धीरे विंडोज़ आती गईं, फिर हम बच्चे ड्यूटी पे थे वहाँ यूनिवर्सिटी के, उन लोग, उनका एक अलग से स्लॉट था, उनको वहाँ बैठाते गए, सब होता गया। एकदम से एक बहुत ही बूढ़ी अम्मा आईं, भागीरथी देवी जी थीं वो, हुँ, और हुँ। मतलब कमर ऐसी हो गई थी उनकी। तो हुँ, आईं हुँ। और को प्रणाम किया, और मैंने उनसे हाँ, कहा कि मैं अम्बरीन, ऐसे करके मैंने कहा आपसे फ़ोन पे बात हुई थी आपसे और आपके बेटे से। बस इंदु वो मेरा हाथ पकड़ के रोने लग गई। ओके। अरे! हुँ। बेटा हमको कोई नहीं पूछा था। अ, हुँ। 1962 में जब से उनके हस्बैंड की डेथ हुई, शुरू-शुरू में तो ख़ैर सब कुछ हो गया पेपर वर्क वग़ैरह, बट इट्स बीन सो लॉन्ग, इतना लंबा टाइम हो गया कि कितने सालों के बाद आज किसी ने हमको न्योता भेजा है। तो बताइए। हमने कहा हम ज़रूर जाएँगे, हम ज़रूर हुँ, मिल, और बस उनके आँसू टपके जा रहे थे, और पता नहीं वो जो एक बॉन्ड मैंने और तुमने फ़ील किया ना, वो उस वक़्त भागीरथी देवी जी के ये साथ सब बस सिर्फ़ हम दोनों हाथ पकड़ के, उधर वो टप, 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 इधर मैं टप, टप, टप। हमने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में हुँ, पता चला कि उनको उस टाइम पे ₹3 पर मंथ पेंशन मिलती थी, और टोटल कॉम्पेंसेशन उनको ₹300 मिला था। लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड उनको प्रॉमिस की थी, वो आज हुँ। तक नहीं। सबने क्लियर ओ कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो सारा कुछ हो गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सारा सब क्लियरेंसेस उनके पास हैं, पूरा सब कुछ था। लेकिन उनके जो गाँव का प्रधान था, वो बदमाश था, वो नहीं चाहता था कि किसी और के पास बड़ा लैंड का पीस हो या कुछ हो, थोड़ी जाए। उसकी पावर हुँ। उसको लग रहा था। तो वो उनको तब तक नहीं मिला था। तो लग गए बस उसी काम पे, और फिर ये लगा कि ऐसी कितनी स्टोरीज़ हैं इंदु, जो हम आगे लोगों के सामने ला सकते हैं, देश ला के सकते सामने ला सकते हैं। क्योंकि जो काम शायद नहीं आज तक हो पाया, अब हो जाए, उस हुँ। उम्मीद से फिर ये बुक शुरू हुई ओके। कि सो हुँ, मिसेज़ ज़ैदी एक चीज़ बताइए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके का दुःख जो उन्होंने भागीरथी जी ने महसूस किया होगा 1962 में जब वहाँ उनके हस्बैंड शहीद हुए, या उसके बाद से अगर हम शहीदों की बात करें, या हम आज की डेट में हम उन बच्चों की बात करें या उन फैमिलीज़ की बात करें, जो किसी न किसी रूप में दुःख को झेल रहे हैं या परेशानियों को झेल रहे हैं, आपके हिसाब से ट्रॉमा क्या है? उन लोगों को मिलने के बाद में ट्रॉमा क्या, दुःख क्या हो सकता है? किस-किस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? पता है इंदु, मुझे अलग-अलग किस्म के लोग मिले। हुँ, जैसे मेरी बुक में तो मेंशन सिर्फ 30 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। उसके लिए जी, मैं कम से कम 70 से 72 लेडीज़ से मिली थी, उनकी फैमिलीज़ से मिली थी। और मैं
प्रॉपर फ़ोन करके जाती थी उनसे मिलने। अगर वो कंफर्टेबल हैं, तभी मैं उनसे बात करती थी। लेकिन जाने के बाद भी कई जगह ऐसा हुआ इंदु कि अम, वो बात नहीं कर पाई। हुँ, हाँ, कुछ को बात करना ही नहीं था कि उन्हें वो ट्रॉमा रिलिव नहीं करना था। करेक्ट। हुँ, ठीक है? और कुछ के साथ ये था जो बिल्कुल ही रिमोट एरियाज़ की थीं, उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हुआ क्या, तो वो सिर्फ़ ये कहती थी, "जी, जंग में शहीद हो गए।" कहाँ हुँ, हुए, कैसे हुए, उस टाइम पे बॉडीज़ भी नहीं आती थी, बॉडीज़ तो बहुत लेट आना शुरू हुई थी। वो बॉक्स आ ओके। जाता था, ब्लैक ट्रंक, उनके सारे कपड़ों, यूनिफ़ॉर्म्स के साथ, वो चीज़ आ हुँ, जाती थी। तो डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रॉमा मैंने देखा है कि पता ही नहीं हुआ क्या। एक चिट्ठी आ गई, रेजिमेंट से लोग आ गए, बॉक्स आ गया एंड दे लीडिंग देयर लाइव्स। बट कहीं मैंने देखा है कि जज़्बा आ जाता है टू हुँ, डील विद ट्रॉमा कि ओके मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी, ओके उनको ये लगता था कि मेरे बच्चे आर्मी एटमॉस्फेयर में बड़े हों, अब वो नहीं रहे, तो चलो मैं करूँगी। फिर जी, लेडीज़ खुद जॉइन करती हैं, वैसी लेडीज़ का भी मेंशन है आर्मी ऑफिसर्स बनी हैं जो लोग हुँ, बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे पा रही हैं सिर्फ़ इसी वज़ह से कि हस्बैंड की चाहत थी। तो एक वो जो मशाल जला के गए थे या बच्चे, अगर थोड़े बड़े हैं, छोटों को तो बेचारों को एहसास ही नहीं होता है और हुँ, बड़े होके उनको लगता है कि हाँ, हमारे पिता ने इतना बड़ा काम किया है, जब वो रियलाइज़ करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मैं भी फ़ौज में जाऊँगा। दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू मुझे लगता है ट्रॉमा को हैंडल करने का वो है कि पूरी ज़िंदगी तो फ़ादर को नहीं देखा। हुँ, शायद फ़ौज में जाके मैं भी वो कर पाऊँ, उनका सर ऊँचा कर पाऊँ, ऊपर बैठ के वो कहीं मुझे देख रहे होंगे। तो है ना एक फ़ादर के क्लोज़ आने की कोशिश, हुँ, फ़ौज जॉइन करके कि जो उन्होंने किया वही करने की कोशिश। बहुत ही बिल्कुल, अलग लेवल्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल्स हैं, जिस तरह से ये डील करते हैं बच्चे और लेडीज़ इस चीज़ जी। को। सो कहीं न कहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि सडन ऐसी कोई चीज़ हो जाना हमारी ज़िंदगी में, जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते या हमें नहीं लगता कि ये मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है या किसी सडन तरीके से किसी इंसान का हमारी ज़िंदगी में से चला जाना, हुँ, वो उस बात को, उस फीलिंग को हम जब किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते, तो वो एक ट्रॉमा के तौर पर, वो एक दुःख के तौर पर हमारे साथ ज़िंदगी में रोज़ बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। और हुँ, उसी उसी से डील करना, जिसके बारे में आपने बताया अभी कि बच्चे कहीं डील करने के लिए फ़ौज में भी आए हैं या अपने आप को रिलिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। आप आपको ऐसा कैसा लगता है कि जब आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं बच्चों के अंदर वो मैं थोड़ा-सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपका प्रोफ़ेशन भी मीडिया में रहा है और आप रोज़ लिखते हैं। तो आप हाँ। डिफ़रेंट डिफ़रेंट टॉपिक्स पर और कहीं न कहीं फ़ौज से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लिखते हैं। तो बच्चों पर इस एक्सपोज़र का या मीडिया का या ये सारी बातें या ट्रॉमा को हम उनके साथ शेयर भी कर दें और बता दें, तो उन पर क्या असर हो सकता है? देखो अगर पर्सनल है ट्रॉमा, अगर उनके हुँ, अपने साथ कुछ हुआ है, उनकी फैमिली में कुछ हुआ है तो उसमें तो मीडिया का कोई रोल नहीं है। उसमें मुझे जी, लगता है उसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। बच्चे अगर इन्वॉल्व्ड हैं, बच्चों को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो डिप्रेशन में भी चले गए हैं। हाँ जी। हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। हुँ, बड़े हैं, ग्रोन अप हैं और बस वो गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल्स पे। तो काउंसलिंग मदर है, कोशिश कर रही है लेकिन नहीं सँभल पा रहे हैं। कुछ होते हुँ, हैं कि वो अपने आप को इतना अपनी पढ़ाइयों में या जो भी काम कर रहे हैं, इतना उसमें डुबो लेते हैं कि उनके पास मतलब सोचने का टाइम नहीं होता है। हुँ, वही मैं कहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ होते हैं कि उसके साथ जीते हैं। जैसे हुँ। बच्ची का एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं कि उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो 1.5 साल की थी और वो प्रीमैच्योर हुई थी। ओह! 1.5 साल के बच्चे को क्या याद है? प्रीमैच्योर हुई है और उसका कहना ये है कि मैं प्रीमैच्योर इसलिए हुई शायद ऊपर वाले को लगा कि पापा के साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दें इसको। ओह! हाँ, तो वो था। फिर उसने भी बुक लिखी है और उसका जब बुक लॉन्च था तो सब सब फ़ौज के अच्छे बड़े नामी-गिरामी लोग थे, सब लोग थे,
सीनियर ऑफिसर्स थे, तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया उसके वर्क को। और एंड में उस बच्ची की बात आई, बोलने के टाइम टर्न आया, और उसने बोला, अपने बुक में से पढ़ा, अच्छे से बोला। एंड में उसने बस एक जो चीज़ बोली ना, वो ऐसा दिल पे आके लगी कि सब लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि इंडिया ने कोई भी वॉर हारी नहीं है आज तक, हुँ, है। एंड इट इज़ अ वेरी, इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन मैं आप सबसे आज ये पूछना चाहती हूँ कि हम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते थे कि हम कोई वॉर भी नहीं हारे हैं और हमारे पापा भी घर आ जाएँ वापस? ओह! सो स्वीट। हैंडल कर रही है वो, लेकिन तुम देख हुँ, रहे हो रिफ्लेक्शंस ऑफ हर ट्रॉमा, हर हुँ, कि पेन। बाहर वही है आज भी। हाँ, बुक में उसने लिखा है, लोग अपने अलग-अलग तरीके निकालते हैं, तो उसने उसने अपना जो पेन है बुक में निकालने की, कि मेरी किसी पीटीएम में नहीं आए, मेरे किसी हुँ, एनुअल फंक्शन में नहीं आए, मम्मा के पास की कुर्सी हमेशा खाली रहती थी, उस तरह वाला। तो वही डिफरेंट लेवल्स हैं, मीडिया को थोड़ा-सा सेंसिटिव होना पड़ता है, कि होना चाहिए, क्योंकि तुमने हुँ, भी देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी शहादत का केस आता है, किल्ड इन एक्शन का केस आता है, कश्मीर हुँ, से, नॉर्थ ईस्ट से, सब कुछ, तो घरों में, हर जगह, टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं ना, मीडिया घुसा पड़ा है। कोई प्राइवेसी हाँ, नहीं दे रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, मतलब वियर्ड क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, जबकि उनको उस वक़्त खुद ही टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। करेक्ट, तो करेक्ट। मीडिया का सेंसिटाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस तो एक लेवल पे तो। छोटा-सा सवाल मैं आपसे एक मीडिया के तौर पर पूछना चाहूँगी मतलब मीडिया के लिए पूछना चाहूँगी, कि जब आपने बात कही अभी शहादत की और जब मीडिया किसी तरीके से बीच में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्राइवेसी नहीं देते हैं, हर चीज़ उनको चाहिए कि मेरे चैनल पर ये पहली हुँ, बार सबसे पहले आया और वो एक ही लाइन को आधा घंटा और 1 घंटा पूरे देश को दिखा रहे हैं आप। उस बात हुँ, में कितना वज़न है वो बाद में पता चलता है और अगले दिन आप फिर हुँ, से वापस सेलिब्रिटीज़ की तरफ ले जाते हैं, किसी और बॉलीवुड स्टार की तरफ ले जाते हैं, क्रिकेट स्टार की तरफ ले जाते हैं। तो वो शहादत को दिखाना या वो जो चीज़ें जो मीडिया के ज़रिए जो सच्चाई बाहर आ सकती है, जो अच्छी बातें बाहर आ सकती हैं, उनमें से कितने लोग जो वीर नारियाँ हैं या जो हमारी वॉर विडोज़ हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चला कर के लेके आई हैं और वो किसी के लिए इंस्पिरेशन है, जिसको अगर मैं कहूँ कि रियल इंस्पिरेशंस तो वही हैं हमारे लिए। रियल हुँ, हीरोज़, सुपर हीरोज़ तो वही हैं हमारे लिए, जो हुँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज लेके आ रहे हैं। तो क्या मीडिया उस चीज़ों को बाद में नहीं दिखाता? या उस चीज़ के लिए बाद में कोशिश नहीं करता कि उसकी सच्चाई या उसकी अच्छी चीज़ें या उनको इस तरीके से फ़ॉर्म में दिखाया जाए? सिर्फ़ 1 या अ, 2 दिन का ही काम होके बस रह जाएगा? ऐसा मतलब हर एक के साथ तो नहीं होता है, हर एक की स्टोरी तो नहीं दिखाते हैं, बट अब मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। मीडिया में इन इन इश्यूज़ को लेके, है ना? वीर नारियों को लेके, इनकी फैमिलीज़ के स्ट्रगल्स को लेके, और बुक्स भी बहुत आ रही हैं इस टॉपिक पे, काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं। तो हुँ, पहले नहीं इतना ज़्यादा होता था, तो अब मुझे लग रहा है कि इधर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, कि बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में लिखा जा रहा है। मतलब मिलिट्री की अगर आप बुक्स देखें तो बहुत, मतलब जिस पब्लिशर को देखो तो वो यही कहता है कि मतलब मिलिट्री पे, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पे, फैमिलीज़ पे आजकल, मतलब सीज़न बहुत अच्छा, वो उसका ये सीज़न का नाम उन्होंने ये किया था कि आजकल इसका सीज़न चल रहा है। तो हुँ। मुझे लगता है ऐसा ठीक है, कोई उनका भी आपके साथ सीज़न। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपको लगा कि नहीं पहले मुश्किल आई मुझे अपना बुक पब्लिश करने में और बाद में ठीक हुआ और बाद में मेरे लिए अच्छा रहा? पता है, हाँ, इंदु, मेरे को तो ये लगा कि मैं अगर वॉर विडोज़ के बारे में लिख रही हूँ, और हम लोग हमेशा टीवी में यही देखा कि बड़े अच्छे, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे अपने खुद के घर में कुछ हो गया है। जैसे हुँ, टीवी पे दिखाते हैं ना, जो न्यूज़ फ्लैशेज़ आते हैं जब कोई एनकाउंटर होता है, सोल्जर्स का वो होते हैं, दे आर किल्ड इन एक्शन। तो मुझे लगा मेरी बुक को तो लोग हाथों-हाथ लेंगे। बड़े कॉन्फिडेंस हुँ, था, बहुत कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, कि जिस भी हुँ, पब्लिशर के पास जाऊँगी वो करेंगे। अब भाई भेजने का टाइम आया, मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड आइडिया जो भी था सबको भेजना है, सारा कुछ, सैंपल चैप्टर्स दिखाया, खुद भी गई, मिल के आई, तो फर्स्ट
जो मेरी मीटिंग थी उन्होंने मेरे फेस पे बोल दिया कि ओके, थिंक ऑफ सम अदर वे, कुछ और सोचिए, क्योंकि ये बहुत रेपिटेटिव हो जाएगा। देखिए कि ओह! सेम आपकी बेसलाइन सेम है ना, कि हस्बैंड मर गया, अब उसके बाद उसने आगे अपनी लाइफ कैसे चलाई। मैं थोड़ी देर तो उनको देखती रही, फिर मैंने कहा नहीं, ये तो मेरी ऑल अक्रॉस इंडिया से स्टोरीज हैं। सिक्किम वाले हुँ, की अलग होगी, तो राजस्थान वाले का बिल्कुल ही अलग स्ट्रगल होगा। नीचे बैंगलोर वाली कुछ और ही चीज से जूझ रही होगी। हमारी सोसाइटी इतनी हुँ, डाइवर्स है, तो कोई भी स्टोरी में मैं आपको बता रही हूँ एक लाइन का रेपिटेशन नहीं है। तो बोले कि नहीं नहीं, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आप इसको चेंज कैसे कर सकती हैं। मैं वहां से चली गई। ऐसे ही करते करते कई लोगों ने मना किया, अरे मैम कमर्शियली वायबल नहीं है ना, कितना बिकेगी, लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, फिर किसी ने कहा अरे ऐसा करो, लिटरेरी एजेंट्स ट्राई करो, वो हेल्प करते हैं इन चीजों में। लिटरेरी लिटरेरी एजेंट, एजेंट। हुँ, लिटरेरी एजेंट भी हो गए हैं भाई, अब लिटरेचर के भी एजेंट्स हो गए हाँ, हैं सोच। तो करेक्ट, हाँ, मैंने वो भी अप्रोच किया उनको भी। तो मैंने कहा मैम कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, बढ़िया है। तब तक ये हुँ, वेव नहीं आई थी, मैं ओके, 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, थोड़ा-सा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की वो ले आइए, कोट्स ले आइए, ब्लर्ब्स ले आइए, तो ना उससे किताब अच्छी बिकेगी। मैंने कहा अच्छा, भाई, ये जो विडोज़ है ना, ये ये मेरी सेलिब्रिटीज़ हैं। इन्होंने जिस तरह से लाइफ़ को वो किया है, हेड ऑन फेस किया है, मैं नहीं जाऊँगी किसी बॉलीवुड वाले के पास। मैम फिर सेल्स कैसे होंगी? मैंने कहा हुँ, अच्छा ठीक है, मैं आई विल गेट बैक टू यू। और मैं इंदु बिल्कुल डीप शॉक में चली गई कि हर चीज़ पैसे पे आती है, रुक जाती है, करेक्ट, बस वहीं आके रुक जाती है। किसी को कोई मतलब नहीं कि इनकी ज़िंदगी क्योंकि तुम इनकी जंग तो अब शुरू हुई है ना, विडोज़ की, हाँ, बच्चों। बिल्कुल, वो जंग में शहीद हो गया सोल्जर, वो चला गया। बट इन लोगों के लिए तो अब शुरू हुआ है। बट नो वन वाज़ हुँ, इंटरेस्टेड। फिर मैंने 3 महीने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बोला। आई वाज़ स्टिल ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद इट। मेरे मुझे किसी ने कहा कि सेल्फ पब्लिश कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। नहीं दिल चाह रहा था। मतलब एक कहीं दिल टूट गया था कि ये क्या हो गया? फिर वो हुँ, चीज़ मैंने डिलीट कर दी। तब फिर काफ़ी पब्लिशर्स आए, लेकिन तब भी मैंने उनको चूज़ किया। एक पब्लिशिंग हाउस है सेवर एंड क्विल, पहले बुक मार्ट के नाम से था। क्योंकि वो एक रिटायर्ड 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, वो उसको रन कर रहे थे। मैंने कहा ओके, ये नहीं हर्ट करेंगे, ये मेरे सेंटिमेंट्स समझेंगे। एंड करेक्ट, थैंकफुली उनकी वजह से माय बुक इज़ बुक आउट, पब्लिश हो पाई, ओके। पब्लिश हो सो गई। हाँ। एक्चुअली वही, क्योंकि मुझे वही लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारी भावनाओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का, किसी ट्रॉमा, किसी दुःख के लिए ना मैं कोई काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई बहुत ही अलग तरीके से हम उसको हेल्प करने की या सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। बट हम उन चीज़ों को बाहर ला कर के उसको एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूँ मैं आज। आपके साथ मिल कर के। क्योंकि हाँ। कुछ चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में होती हैं। सबसे पहले उस बात को एक्सेप्ट करना, उस बात को समझना कि हाँ, ये प्रॉब्लम या ये ज़िंदगी हमारी एग्ज़िस्ट करती है, और उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस के बाद उसके साथ डील करना, वो एक अलग हुँ, कहानी होती है। हुँ। सो अमरीन जी, ये सबसे बड़ी चीज़ जो आपने की है, जो आपने उन लोगों तक पहुँच करके, जो हमारी सुपर हीरोज़ हैं, जो हमारी अनसंग हीरोज़ हैं, उनके साथ आपने बात की, उनको अच्छे तरीके से उनकी बात सुनने के बाद आपने उनको कहानी के रूप में अपने किताब के साथ आपने पब्लिश किया है। और आज भी क्या आप उनसे वापस जुड़ी हुई हैं और उनके घर, उनके परिवारों की परेशानियाँ जो हैं, वो आपके साथ शेयर करती हैं आफ्टर दिस बुक ऑल्सो? काफ़ी लेडीज़ से मैं जुड़ी हुई हूँ, स्पेशली बच्चों से काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो गई है। और एक सबको मतलब ये पता है कि मैंने खुद ही बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, आई एम देयर। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ दिल घबरा रहा है, बात करने का दिल चाह रहा है, आई एम देयर। हुँ, मैंने कहा हम एक फैमिली हैं और हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। हाँ, जी। मैं सबसे टच में हूँ जिनसे हो पा रहा है। कुछ लेडीज़ हैं जो नहीं, टाइम नहीं, उनको जॉब्स ऐसे हैं या थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट हैं या नहीं ज़्यादा वो करना चाहती। बट हम जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से, अभी बल्कि पिछले
2 महीनों में मेरी 2 लेडीज़ आईं यहाँ पे दिल्ली और उनका रीथ लेइंग सेरेमनी था, उसमें मैं गई ओके। उनके साथ। तो उनको ये हुँ, था कि नहीं आप ज़रूर चलेंगी साथ में। तो एक बड़ा हुँ। स्पेशल सा बॉन्ड हो जाता है तो एंड इट इज़ अ वेरी, वेरी इमोशनल मोमेंट वो रीथ लेइंग वाला जो होता है ना, तो जी, उसमें ही हाथ पकड़ लो उनका, उनके साथ खड़े हो जाओ, बड़ी सबसे बात ज़्यादा होती है वो। सपोर्ट लगता है उनको। तो हाँ। ये बहुत ही सही बात कही आपने। अच्छा, मुझे एक और मेरे ज़हन में एक और बात चल रही है। कहीं न कहीं जब हमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, किसी को भी, हुँ। बच्चे को या जो वुमेन हैं जिनके साथ आप डील करते हैं या बात करते हैं, तो जहाँ कहीं पर भी मैं एक कॉमन तौर पर अगर एक बात करूँ, कि जब भी आपके हिसाब से ऐसा कैसे हो सकता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अगर हैं, ट्रॉमास की बात अगर हम वापस लेकर के आएँ, तो उसमें ऐसी सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है जो उनको सपोर्ट करे या उनको हेल्प करे? किस तरीके से उनको उस डिस्टर्बेंस से हम निकाल सकते हैं? किसी भी पर्सन को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फौज और सिविल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल पर्सन। अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, ओके। हुँ, है ना? अब हमारे यहाँ अगर तुम विडोज़ को देखो, तो विडोज़ को लेके वी आर नॉट हम बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है ना? उनको ओके, हर शुभ काम से दूर रखा जाता है, करेक्ट। शादियों एक में दूर रखा जाता सोसाइटी का। है ना? हुँ, सोसाइटी का जो वो है। बट अगर मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, मेरे साथ खड़ी है, हुँ, तो मैं मुझे हर्ट नहीं करेंगी वो बातें। अब अगर वहीं एक बच्चा है, माँ भी है, बच्चा भी है सोल्जर का बेटे मतलब वाइफ और बेटा और उस टाइम पे मैंने देखा है इन लेडीज़ के साथ देखा है इंदु कि इनके अंदर वो सोल्जर वाली भावना आ जाती है। हुँ, ये स्ट्रॉन्ग बन के, जो इनिशियल पीरियड होता है ना, वो तो झटका ज़रूर लगता है, वो तो नो डाउट वो ट्रॉमा है। लेकिन अपने बच्चों को देख के इनको स्ट्रेंथ आती है और फिर इनको ये लगता है कि ओके मेरा हस्बैंड देश के लिए ख़त्म हुआ है, तो मैं क्यों नहीं इसमें आगे वो कर सकती हूँ, है ना? अपने हुँ, बच्चों को और पढ़ा सकती हूँ या मैं भी बच्चों को देश सेवा में लगा सकती हूँ या जो हस्बैंड की ड्रीम्स रही होंगी या इन दोनों ने मिलके जो भी प्लानिंग्स की होंगी, तो मुझे लगता है जी, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट फॉर द लेडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉज़िटिव, है ना? कि वो है और पॉज़िटिव दूसरा ये सोच होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत हुँ, ज़रूरी है और मदर्स मैंने मदर्स देखा है कि यार मतलब वो बड़ी ऐसी दबंग होके तभी तो वॉरियर विडोज मैंने नाम लिखा है कि हर तरह के थपेड़े खाने के बाद भी है ना आज अपने 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 इलाके में दे आर इंस्पायरिंग वुमेन हुँ, इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी वो खड़ी हैं मतलब सर ऊंचा करके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं और कुछ जगह नहीं कर रहे हर जगह प्रॉब्लम्स हैं कहीं कहीं बच्चों का हो जाता है ज़्यादा इशू वाइफ्स का भी हो जाता है। बहुत यंग एज में हो जाती हैं। एक एक तुम्हें पता होगा कि एक पहले होता था कि देवर से शादी करा देना, हाँ, वो वाली बात होती थी। वो जी, वो वो एक और ट्रॉमा हो जाता है, पता है? जिसको अभी तक वो कल तक भाई मान रही थी, एकदम से उसकी शादी देवर से हो रही है। वो हुँ, तो थैंक गॉड नाइ 2017 में जब मिसेज़ निर्मला सीतारमण डिफेंस मिनिस्टर थीं, तो उन्होंने इस चीज़ पे रोक लगाई। ये हटाया ओके, क्लॉज़ कि ये नहीं होगा। तो हुँ। लेकिन फिर कहीं न कहीं सुनने में आती हैं छुट-पुट बातें इस तरह की। तो वो फैमिली पे आता है मेन तो। फैमिली स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो दुनिया फ़तेह कर लेंगे, बच्चे आप भी और आप आर्टिकल्स में ये बातें या कुछ ऐसे किस्से या कुछ चीज़ें जो दकियानूसी बातें हैं या फिर सोसाइटी में जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जो फ़ौज की जो हमारी महिलाएँ हैं या जो हमारी वीर नारियाँ हैं या विडोज़ हैं, उन सब के साथ में आप आर्टिकल्स में भी इन सब बातों को मेंशन करते हैं, आप इस तरीके के टॉपिक्स लेकर के आते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात मेरे लिए ये है पता है इंदु जो मैंने मेरी जो लर्निंग्स इतनी ज़्यादा इस किताब के साथ हुई हैं कि सिटीज़ में चलो वो कर दिया, डिसोन भी कर देते हैं, घर से भी निकाल देते हैं, पैसा सारा ले लेंगे वो सब। पर राजस्थान एक बहुत बढ़िया स्टेट है, वहाँ के कुछ विलेजेस हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब हर फैमिली से 2 या 3 सोल्जर्स हैं।
ओके। मेरी बुक में उन हुँ, विलेजेस का भी नाम है, और वहाँ हुँ, पे विडोज़ को गॉडेसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और जब उन हुँ, लोगों से मैं मिली, मतलब ये गाँव हमारे लिए मिसाल बन सकते हैं कि बिल्कुल। देखो इनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, है ना? ये नहीं कि साइड में कर दिया, शन कर दिया, कहीं भी आने-जाने से रोक दिया, उस तरह वाली चीज़ नहीं। तो म हाँ, मैं लिखती हूँ इस सब के बारे में, जो ऐसा मेरे को लगता है कि ये लोग हमें समझा सकते हैं, एकदम बिल्कुल। ग्रास और लेवल। जहाँ तक मुझे एक राजस्थान से मुझे एक बात याद आई कि मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, जो वीर नारियाँ करके हुआ करती थी। उसमें एक्चुअली हमारी जो राजस्थान की जो राजपूत नारियाँ हैं, हुँ, उनके बारे में लिखा होता था। तो जब मैंने आपकी बुक में नाम देखा वीर नारियाँ, तो मुझे लगा कि अरे! मुझे तो वीर नारियाँ वापस से मुझे ये बुक फ्रेश मिल गई है। पर मुझे हाँ, पता चला कि ये वीर नारियाँ और भी आज के ज़माने की हमारी वीर नारियाँ हैं, जो हमारे हाँ, आस-पास हैं, हमारे सामने हैं और मेरे हाँ, ख़्याल से इनको हमें समझने की और इनसे हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक इंस्पिरेशन जो हमें मिलती है, जो हुँ, स्ट्रेंथ हमें मिलती है, वो स्ट्रेंथ को भी हमें समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड हुँ, बहुत ही सही कहा आपने। लेकिन एक और छोटी-सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कहीं न कहीं जो हमारी जो ज़िंदगी चल रही है, नॉर्मल रूटीन लाइफ़ जो है, वो हुँ, नॉर्मल रूटीन में हमारे सबके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत छोटी-सी चीज़ कि आज दूध वाला नहीं आया, आज ये वाला काम नहीं हुआ, आज वो वाला काम नहीं हुआ और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों के साथ में हम लोग उसी झगड़े में लगे रह जाते हैं। और जो लेडीज़ हैं, जो स्पेशली मैं लेडीज़ की बात करूँ कि बच्चे हमारे ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, यहाँ मेरा काम आगे अटक रहा है, घर वालों से सुनने को मिल रहा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में जो हमारी ज़िंदगी खत्म होती जाती है। लेकिन जब हुँ, हम ये देखें कि एक बहुत बड़ा पिलर, बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ रहा और वो नहीं रहा अभी, या फिर अब ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं, जिनको आप लेकर के रोज़ झगड़ते हैं या जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं न हुँ, कहीं आपके लिए स्ट्रगल बन जाए बड़ा, कि अब इन सब चीज़ों के लिए कहाँ से आएगा, क्या होगा, किससे बात करनी पड़ेगी, बाहर भी जाना पड़ेगा, घर में भी देखना पड़ेगा, तब कहीं न कहीं वो एक्चुअल स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होता है और वो हमारी स्ट्रेंथ बनकर हमारे सामने आता है। हाँ, इनिशियल तो वो होता ही है, एक वो जो झटका है वो तो है, बट देन निकलना तो पड़ता ही है फिर लेडीज़ को बाहर, काम तो करना ही है ना? बिल्कुल। बैंक के काम हैं, बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स हैं, 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो नहीं की होंगी अभी तक। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब लाइफ़ कोई चॉइस नहीं देती है, तो जो है सामने वो तो करना ही है ना। तो हुँ। इस तो तरह से। अच्छा है उन लोगों के लिए भी क्योंकि अ, उनको भी विलेजेस से बाहर निकलना, उनको भी अपनी जगह और अपनी दुनियादारी से वहाँ से निकल के बाहर चीज़ों को देखने और समझने का मौका मिलता है। जिसके लिए हुँ, मैं, आप, हम जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारी महिलाएँ उस जगह से बाहर निकलें आज की डेट में और वो सारी हाँ, चीज़ें समझें और देखें। हाँ, सो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके मिसेज़ अमरीन ज़ैदी। आपने जिस तरीके से अपनी बुक के बारे में, उन घटनाओं के बारे में, उन वीर नारियों के बारे में, उन जो वॉर विडोज़ हैं, उनके बारे में जो आपने कुछ बातें हमारे साथ शेयर की, जो आपने एक नेक काम किया है, उनकी कहानियों को सबके बीच ला कर के हमारे बीच एक इंस्पिरेशन के तौर पर लाके रखा है, वो सच में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो इसके लिए मैं बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी आगे के लिए बेस्ट विशेज़ आपको देती हूँ कि ये बुक थैंक बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे लोग उसको पढ़ें और कहीं न कहीं हमारे देश के सामने आज भी अगर थोड़ी-सी भी, वैसे तो बहुत इज़्ज़त है फ़ौज की, बहुत अच्छी बातें और चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ौज को भी एक सिंपल डिपार्टमेंट की तरीके से लेते हैं और हुँ, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको भी एक सिंपल फैमिली के तौर पर भी कई बार मान लेते हैं। तो वो हुँ, उस सोच से बाहर निकल कर के थोड़ा आएँगे और हाँ, देखेंगे कि ये एक सच में स्ट्रेंथ है एंड कहीं न कहीं वो कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। तो जो देश के लिए जो सिपाही लड़ रहा है, जो बाहर वहाँ जाकर के खड़ा हुआ है, वो हुँ, उसकी पूरी दोनों फैमिलीज़ और सारे लोगों को चलाने के लिए पीछे एक लेडी बैठी है और किस तरीके से वो अपना स्ट्रगल करती है, वो स्ट्रगल हाँ, जो आपने निकाला हाँ, बेफ़िक्र होके वो कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कर रहे अभी हैं। भी आज की डेट में भी।
क्योंकि उनको पता है ना कि वाइफ है पीछे सारा कुछ सँभालने के लिए। सँभालने क्राइसिस के हो लिए। जाते हैं, इमरजेंसीज़ होती हैं लाइफ में, बट यही है कि करती हैं लेडीज़, फ़ौज सब कुछ सिखा देती है मुझे लगता है। जी, सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिसेज़ जैदी मुझे और आपको बहुत सारी बधाइयाँ आपकी बुक के लिए और हम ऑडियंस से आज विदा लेते हैं और आगे फिर हम किसी एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, एक नई शख्सियत के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू। जय हिंद।